नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुनेश में। हम करवा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की क्विक रिवीजन सीरीज और आज हमारी इस रिवीजन की क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। पिछली बार हमने इस सीरीज में बात की थी क्वेश्चन नंबर 143 की। आज हम बात करें 144 या 144 की। अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सही या गलत का उचित निर्णय, ऑप्शन बी सुसंगत निष्कर्ष, ऑप्शन सी अंततः शोधकर्ता समझौता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, निष्पक्षता की बात अगर की जाती है तो निष्पक्षता वहाँ आती है जहाँ पर इसकी कुछ नियम है, जैसे कि जो अनुसंधान करता है वो किसी पूर्वाग्रह से बंधा हुआ ना हो, है ना। वो अगर कोई अपने पहले की सोच बना के रखे हुए है तो वो अनुसंधान का निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाएगा। अनुसंधानकर्ता किसी दबाव में ना हो, तो इस तरह के बहुत सारे नियम हैं और वे सब खूबी अगर अनुसंधानकर्ता में है तो उसका निकाला गया जो निष्कर्ष होगा बिल्कुल सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 145, अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है निष्पक्षता के माध्यम से, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता के माध्यम से, ऑप्शन सी है वैधता के माध्यम से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता ऐसे विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है? पहला है अंकित वैधता, दूसरा निर्माण वैधता, तीसरा है मानदंड वैधता और चौथा है सामग्री वैधता। इसका उत्तर होगा निर्माण वैधता। क्वेश्चन नंबर 147, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सत्यापित करती है कि माप की विधि विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए है वह अपेक्षित है? ऑप्शन ए सामग्री वैधता, ऑप्शन बी अंकित वैधता, ऑप्शन सी निर्माण वैधता और ऑप्शन डी मापदंड वैधता। तो इसका है सामग्री वैधता। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में कौन सी वैधता शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होती है, अर्थात जिस सीमा तक निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है बाहरी वैधता, ऑप्शन बी है आंतरिक वैधता, ऑप्शन सी है स्थिति वैधता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाहरी वैधता। क्वेश्चन नंबर 150, जिस सीमा तक रिसर्च डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है उसको कहा जाता है? ऑप्शन ए बाहरी वैधता, ऑप्शन बी है आंतरिक वैधता, ऑप्शन सी है स्थिति वैधता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी आंतरिक वैधता। क्वेश्चन नंबर 151 है, प्रश्न शोध की वैधता और विश्वसनीयता की साख का बन जाएगा जब ऑप्शन ए किसी घटना के घटित होने की सूचना एक लंबी समयावधि के बाद दी जाए, ऑप्शन नंबर बी जानकारी का स्रोत है वह पक्षपाती है और अक्षम हो, ऑप्शन सी शोधकर्ता पर्याप्त तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम ना हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक ऐसी स्थिति के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाएगा जब एक शोध उस चर या आयाम को माप सकता है जिसके लिए वह जिसके लिए वह बना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है वैधता, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है उपयुक्तता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैधता। 153, क्वेश्चन नंबर 153 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अनुसंधान व्यवस्थित है, ऑप्शन बी है अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन सी है अनुसंधान समस्या उन्मुख है, और ऑप्शन डी है अनुसंधान निष्क्रिय है, सॉरी निष्क्रिय नहीं है ना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये रहा इसका, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है? ऑप्शन ए, बाहरी वैधता, ऑप्शन बी, निष्कर्ष, ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 155 है, एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग अलग परिणाम दे रही है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन ए, निम्न वैधता, ऑप्शन बी, उच्च वैधता, ऑप्शन सी, कम विश्वसनीयता, और ऑप्शन डी है उच्च विश्वसनीयता। इसका उत्तर है कम विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में होता है? ऑप्शन ए, मौलिकता, ऑप्शन बी, वैधता, ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता, और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वैधता। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित अनुसंधान में से कार्य साधन सदैव किसका अभिन्न भाग रहा है ना? तो ये है ऑप्शन ए, ऐतिहासिक अनुसंधान का, ऑप्शन बी है मौलिक अनुसंधान का, ऑप्शन सी है वर्णनात्मक अनुसंधान का, ऑप्शन डी है प्रायोगिक अनुसंधान का। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, प्रायोगिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिष्ट अनुमान को प्रकट करने हेतु उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए, प्रयोगात्मक नियंत्रण, ऑप्शन बी है उपकल्पना, ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक चर, और ऑप्शन डी, सिद्धांत। तो इसका उत्तर होगा उपकल्पना, है ना। आप अनुमान की बात कर रहे हैं ना, एक बार इसी क्वेश्चन को अगर आप देखते हो ना, तो 58 को, तो यह है कि हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को, यानी कि आप पहले से एक अनुमान लगाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस जो होती है ये होती है उपकल्पना। हाइपोथेसिस में आप जब कुछ काम करते हैं ना, तो वहाँ पर एक अनुमान लगाते हैं कि ये काम इतना अच्छा होगा, ठीक है, तो आप उसके आधार पर ही वो काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शोध के अंतिम चरण के दौरान, ऑप्शन नंबर बी, शोध अध्ययन की योजना, ऑप्शन नंबर सी, परिणामों के प्रकाशन के समय, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा शोध अध्ययन की योजना। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए, देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, जातियों के विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए, घोषणात्मक, ऑप्शन बी, रिक्त उपकल्पना और प्रश्न पत्र, ऑप्शन सी, सामान्य, ऑप्शन डी है दिशात्मक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य। क्वेश्चन नंबर 162, कल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है ना। देखो, शोध जो उपकल्पना है उसको सम्मिलित करने की संभावना बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतःक्षेप अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी, संस्थात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी, वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, संस्थात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 163,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है अनुसंधान उपकल्पना के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिनिष्ठ रूप में। ऑप्शन नंबर डी है चरों के बीच अंतर होता है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, चरों के बीच में कोई अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 164 है अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, वर्तमान शोध की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी, चरों के बीच में संभावित संबंधों का विवरण देना। ऑप्शन सी, जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना है। और ऑप्शन डी है दोनों बी और सी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 165 है निम्नलिखित में कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, एक व्यापक प्रश्न और उससे अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है। ठीक है, ए देखिए, बना दिया जाता है जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एक व्यापक सवाल और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है ताकि वह और अधिक महत्वपूर्ण हो सके। ऑप्शन नंबर सी है, एक व्यापक प्रश्न को और भी अधिक व्यापक बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एक विशिष्ट प्रश्न को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है। इसका है ऑप्शन नंबर ए, एक व्यापक प्रश्न को और भी अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है जैसे जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। छियासठ, एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए? भाई देखो, ये जो यूनिट है वाली बहुत महत्वपूर्ण है और इस यूनिट से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि जब आपको करवा रहा हूँ क्विक रिवीजन का मतलब यही होता है कि जो आपने अब तक उसका एक बार रिवीजन कर लो। और इसमें देखिए मैंने टिक लगा रखी है इसमें उत्तर पर भी। भाई शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, उस स्थिति में अगर आप सुनोगे, अगर आपने ईयरफोन लगा रखा है तो अच्छी बात है, आपको आवाज़ आ जाएगी। और नहीं लगा रखा है तो आप समझ नहीं पाओगे। तो कम से कम आप क्वेश्चन पढ़कर उसका गैस भी कर सकते हो कि इसका उत्तर ये है। बाकी कहीं कोई दिक्कत अगर लगती है मुझे, कोई स्पेसिफिक टर्म्स है, तो मैं उसको आपको स्पष्ट कर रहा हूँ हाथों हाथ। क्वेश्चन है, एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होने चाहिए? ऑप्शन ए, स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। ऑप्शन बी, साध्य, स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। ऑप्शन सी, साध्य, स्पष्ट और महत्वपूर्ण। और ऑप्शन डी, साध्य, स्पष्ट और नैतिक। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, साध्य, स्पष्ट, महत्वपूर्ण। ठीक है, साध्य, स्पष्ट, महत्वपूर्ण और नैतिक। क्वेश्चन नंबर 167 या 167, निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, प्रश्नों का उत्तर देने में रुचि होना। ऑप्शन बी, प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। ऑप्शन सी, व्यवसायीकरण की संभावना। और ऑप्शन डी है समाज में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन होना। इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्तों के संग्रह की संभावना जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 168, निम्नलिखित में से किसी एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। ऑप्शन बी, ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और अनुकूल होने चाहिए। ऑप्शन सी, सीमित दायरा होना चाहिए और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अंतर्ज्ञान। ऑप्शन बी, प्राकृतिक अनुमान। ऑप्शन सी, शोधकर्ता के द्वारा अपने शोध के लिए धनराशि प्राप्त करने के प्रयास के रूप में। और ऑप्शन डी है अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। इसका है ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये है, पहला है सर्वेक्षण विधि, दूसरा है ऐतिहासिक अध्ययन, तीसरा है प्रयोगात्मक अध्ययन और चौथा है मानक अध्ययन। तो इसमें ऐतिहासिक अध्ययन में जो हाइपोथेसिस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 171 है, एक परिचालन परिभाषा का अर्थ है। जो ऑपरेशनल जो मीनिंग है इसका, हम उसकी बात करें। आखिर ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, इसका मूल अवधारणा से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, यह अवधारणा की अमूर्त और सैद्धांतिक परिभाषा है। ऑप्शन नंबर सी, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका है ऑप्शन नंबर सी, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होता है। क्वेश्चन नंबर 172, एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है इसमें, यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें उपयुक्त साहित्य की एक उपयोगी समीक्षा शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी, यह कार्य प्रणाली की प्रक्रियाओं की रूपरेखा है। तो यह है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्नलिखित में उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यह शोधकर्ताओं को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी, यह अध्ययन को सरल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह अनुसंधान पूर्वाग्रह को कम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह शोधकर्ताओं को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है? इस उपकल्पना में, ऑप्शन नंबर है इसका, इस उपकल्पना में छात्रों के पढ़ने के स्तर में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें व्याख्यान और समूह अनुदेशन में अंतर होता है। जो अनुदेशन लिखा है ना, इसमें अनुदेशन को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर सी है, प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें अधिगम में वृद्धि होती है इससे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है भाई, एक बात याद रखना, जो ये लिखा ना व्याख्यान होता है लेक्चर। तो याद रखना कि जो लेक्चर मेथड जो होता है ना, अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे आपके कोई पॉलिटिशियन है भाई, हमारे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई भी नेता या कोई भी संत, अगर उसके पास भीड़ जा रही है तो उसकी वजह यह है कि उसका जो लेक्चर मेथड है वो बहुत अच्छा है। लोग उसको सुनने के लिए आते हैं। उसकी शक्ल से मतलब नहीं होता लोगों को, लेकिन उसके बात करने का तरीका इतना अच्छा लगा लोगों को कि वो उनके मन में छप गया। ये होता है लेक्चर मेथड। लेकिन अगर हम स्कूलों की बात करें, छोटे स्कूल में लेक्चर मेथड अच्छा नहीं होता। छोटे स्कूल में बच्चे तुम्हारा लेक्चर क्यों सुनेंगे? ऐसे बच्चे, कुछ काम करवाना हो आप करवा लो, आप फील्ड में घुमा लो, है ना, या बच्चा खुद सीखेगा करेगा, तो वो चीज़ अच्छी मानी जाती है। लेक्चर मेथड बहुत बेकार माना जाता है छोटे बच्चों के लिए। खैर, क्वेश्चन नंबर अब है आपका ये आपका 174, है ना। क्वेश्चन नंबर 174 हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षण अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए ऐतिहासिक शोध। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक अस्थायी प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर बी, उपकल्पना की वैधता अज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर सी, इसको सामान्यीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर
173, ठीक है ना, 177। मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, महत्व के क्रम में सूचीबद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी, इनको अलग वर्गों में सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर सी, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। और ऑप्शन नंबर डी, इनको पूर्ण रूप से परिशिष्टों में दिखाया जाना। इसका है ऑप्शन नंबर सी, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। अब है क्वेश्चन नंबर 178। लघु न्यायाधीशों में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? टी परीक्षण, एनोवा, कोई काई वर्ग परीक्षण या भाज्य संबंधी विश्लेषण। तो ये जो टी डैश होता है ना, टी परीक्षण, यही लिया जाता है। ठीक है, कोई नहीं। चर जो होते हैं ये होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसका उत्तर है सी, चर। क्वेश्चन नंबर 180। प्राय अनुसंधान ऐसे हुए हैं जिसमें बड़े संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकी तकनीकी जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में यह स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। ए, सरल सहसंबंध। बी, बहु सहसंबंध। सी, कारक विश्लेषण। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर है ना, इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 181। 181 कह दो। जब हम एक सक्रिय स्वतंत्र चर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो प्रतिभागियों का एक ऐसा समूह जिस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है या वे उपचार के अधीन है के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक समूह, सी दोनों ए और बी, और डी है ना ए ना बी। तो इसका उत्तर जो होगा वो है प्रयोगात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 182 है। निम्नलिखित में से किसको श्रेणीगत चर के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है? देखो, हम बात कर रहे हैं श्रेणीगत, है ना, श्रेणी में लगाने के हिसाब से। आयु, वार्षिक आय, श्रेणी औसत या धर्म। तो ये होता है धर्म। क्वेश्चन नंबर 183। 183। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, चरों के कार्य साधन पर। ऑप्शन बी, वैचारिक प्राशल पर। ऑप्शन सी, अनुसंधान की पुनरावृत्ति पर। ऑप्शन डी है साहित्य के सर्वेक्षण पर। तो ये होता है चरों के कार्य साधन पर। क्वेश्चन नंबर 184 है। एक कार्य साधन स्वतंत्र चर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बाह्य चर। ऑप्शन बी, हस्तक्षेप चर। ऑप्शन सी है विषय चर। ऑप्शन डी है सक्रिय चर। चर होते हैं वेरिएबल्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी यहाँ भी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है और अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है समझने में कि आखिर है क्या, इसकी इंग्लिश क्या है। क्वेश्चन नंबर 185 है। निम्नलिखित में से किस चर के अलावा नियंत्रण समूह और प्रयोगात्मक समूह पूर्ण रूप से समान है? ऑप्शन ए है आश्रित चर। ऑप्शन बी, स्वतंत्र चर। ऑप्शन सी, बाह्य चर। और ऑप्शन डी, पुनरावृत्ति चर। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 186। 186, ठीक है। व्यवहार जिसे एक प्रयोग के दौरान मापा जाता है उसे किस चर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, पेचीदा बनाने वाले चर के रूप में। ऑप्शन बी, स्वतंत्र चर के रूप में। ऑप्शन सी, आश्रित चर के रूप में। ऑप्शन डी, नियंत्रित चर के रूप में। तो इसको जानते हैं आश्रित चर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित प्रकार का अनुदैर्ध्य अनुसंधान कुछ व्यक्तियों का अध्ययन एक विस्तारित अवधि के लिए करता है? ऑप्शन ए, प्रवृत्ति अध्ययन। ऑप्शन बी, पैनल अध्ययन। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, ना ए ना बी। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 188 है। निम्नलिखित में से एक श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, शिक्षकों के बालों का रंग, है ना, जो शिक्षक हैं उनके बालों का रंग।
ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा एक निबंध के लिए लिया गया औसत समय। ऑप्शन नंबर सी, एक शिक्षक की उसकी कक्षा से कार्यालय की दूरी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ है, देखो हम बात कर रहे हैं श्रेणीगत, है ना, शिक्षक में श्रेणीगत चर का उदाहरण कौन सा है। तो भाई बालों का जो रंग होता है भाई, किसी का काला होगा, किसी का हल्का काला होगा, किसी का भूरा होगा, किसी का लाल होगा, किसी का सफ़ेद होगा। तो ये होते हैं श्रेणीगत चर। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिक्षकों के बाल का रंग। तो शिक्षक है ना आपके, उनके बालों का रंग। क्वेश्चन नंबर 189, ये वे चर हैं जिनका एक शोधकर्ता यह आकलन करने के लिए चयन करता है कि उनका दूसरे चर या चरों पर क्या प्रभाव रहता है। ऑप्शन ए, आश्रित। ऑप्शन बी, स्वतंत्र। ऑप्शन सी, बाहरी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 190, एक स्थिति या विशेषता है जिसके विभिन्न मूल्य या श्रेणियां हो सकती हैं, उसे कहा जाता है ए, स्थिर। बी, चर। सी, कारण और प्रभाव संबंध। और डी, वर्णनात्मक संबंध। तो इसको कहते हैं वेरिएबल्स यानी कि चर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से मात्रात्मक चर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, आयु, तापमान, आय और ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी बिंदु, औसत, व्याग्रता का स्तर और पठन प्रदर्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात करें मात्रात्मक, है ना। मात्रात्मक जो होती है संख्या के हिसाब से होता है, जैसे कि आयु 20, 21, 19, 22, तापमान है आपका 100, 45, 42, इस तरह से। ऐसी इनकम है 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, जो भी है, ऊंचाई है वो गिनती में होती है। श्रेणी बिंदु, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्रेणी बिंदु औसत की बात, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, सब केवल गिनती की बात चल रही है। व्यग्रता का स्तर और पठन प्रदर्शन। पठन प्रदर्शन की बात की जाए तो आपको पता होगा, अगर इसके अलावा हम बात करते हैं क्लास मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन जब होता है तो मूल्य का अंकन होता है नंबरों के द्वारा, तो वहाँ भी सेम वही होता है, नंबरिंग होती है उसमें, है ना। लेकिन लिंग, धर्म और जनजातीय समूह की बात की जाए तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं होती, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 192 है, अनुसंधान में जिसका मूल्य परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ए, एक परिवर्तनीय। बी, विधि। सी, स्थिर। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं सी, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित में से कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक, दो चरों के बीच संबंध जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, दो चरों के बीच का अंतर जानने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कई चरों के बीच का अंतर जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 194, चर जो दूसरे चरों में परिवर्तन का कारण बनता है वो होता है निरपेक्ष चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्य चर। तो इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा स्वतंत्र चर है जिसके साथ शोध अध्ययन में हेरफेर नहीं की जा सकती। ए, लिंग। बी, जातीयता। सी, बुद्धिमत्ता और निर्लक्षण। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 196, किसी प्रयोगात्मक अभिकल्प में आश्रित चर किसे कहते हैं। ए, जिसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। बी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सी, दोनों ए और बी। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसमें उत्तर होगा सी, दोनों ए और बी। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 197 है, यह वह चर है जिसका मूल्य दूसरे चर से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र चर। ऑप्शन नंबर बी, आश्रित चर। ऑप्शन सी, स्वतंत्र या निर्भर। ऑप्शन डी, न तो स्वतंत्र और न ही निर्भर। तो उसका ऑप्शन नंबर बी, आश्रित चर। क्वेश्चन नंबर 198 है, समूह केंद्रित गहन साक्षात्कार, घटनाजन्य, कथात्मक अनुसंधान आदि अनुसंधान के वर्गीकरण किस आधार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तर्क। ऑप्शन नंबर बी, परिणाम। सी, उद्देश्य। और डी, गुणात्मक। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से चर हैं जो शोधकर्ता सृजित किए जाते हैं।
ये होता है शोधकर्ता द्वारा, है ना, सर्जित किए जाते हैं और आमतौर पर प्रयोगात्मक अध्ययन में होते हैं। बाह्य चर, बी कार्य साधन चर, सी आश्रित चर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कार्य साधन चर। ऐसे चर जो किसी कार्य को करने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है, जो उस कार्य को साध्य कर दें, आसान कर दें, तो इसे बोलते हैं कार्य साधन चर। क्वेश्चन नंबर 200, एक परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि सोने के अभाव का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में आश्रित चर है कौन। ए जितने घंटे शिक्षार्थी नींद के बिना रहता है वो। ऑप्शन नंबर बी स्मृति का स्कोर। ऑप्शन नंबर सी है प्रयोगात्मक समूह में जितने शिक्षार्थी बिना नींद के रहे। ऑप्शन नंबर डी नींद के घंटे और थकान के बीच सहसंबंध। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी स्मृति स्कोर। इसमें जो है ना सोने के अभाव में मुझे याद आया, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न रहा है कि भाई हमें कितने घंटे सोना चाहिए। और देखिए के लिए जब तक आपको जो अपनी मंजिल है वो ना मिल रहा है। अब इसके दुष्प्रभाव की बात की जाती है। शुरुआत में कुछ दिक्कत रहेगी, लेकिन हमारी बॉडी एक ऐसा वो है, एक ऐसी मतलब एक ऐसी क्या कहूँ रहस्य है एक ऐसा, जिसमें अपने आप बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। दिक्कत शुरुआत में होगी, उसके बाद पता क्या होगा, आप जितने घंटे सोओगे ना अपने आप आपकी आंखें सही समय पर खुल जाया करेंगी सुबह के समय, है ना। ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा सो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो शरीर है वो रहस्यों से भरा हुआ है। ये अपने आप उस चीज़ में अपने आप को ढाल लेगा। थकान सुस्ती केवल शुरुआत में आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद थकान सुस्ती खत्म। हालांकि इस क्षेत्र में काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं, फिर वो चलो सबका फिजिक अलग है, बॉडी का जिसका जैसा है वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201, एक शोधकर्ता के द्वारा किसी प्रयोग में उपयोग किए जाने वाले चरों को क्या कहते हैं। ए प्रतिक्रिया चर, बी स्वतंत्र चर, सी निर्भर चर और डी बाह्य चर। इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित में से कौन सा चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता। ए परिणाम चर, बी प्रतिक्रिया चर, सी प्रभावित चर और डी प्रायोगिक चर। तो उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रायोगिक चर। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से परिणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है। ए जन्म की तारीख, बी उच्च शैक्षिक योग्यता, सी है किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय और डी है डाक संबंधी कोड। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय। क्वेश्चन नंबर 203 पे हूँ, शायद ये पेज आगे आ चुका है एक। किसी परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर बी वैवाहिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी संख्यात्मक योग्यता और ऑप्शन नंबर डी है व्यवसायिक की मनोदृष्टि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यवसायिक की मनोदृष्टि। क्वेश्चन नंबर 205 है, किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उपसमुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजीकरण, ऑप्शन नंबर डी न्यायादर्श। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 206 है, शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्न और या प्रश्नों को इनका उत्तर जानना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर बी है अभिगम्य जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी है लक्षित जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी है जनविश्व। तो इसमें इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्षित जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 207 है, किसी न्यायादर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए प्रदत्त का विश्लेषण और व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी है प्राचल अनुमान, ऑप्शन नंबर सी है सांख्यिकी अनुमान, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 208 है एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायादर्श का चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर बी स्तरीकृत न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर सी सौदेश्य, ये होता है सौदेश्य होता है, ठीक है, सौदेश्य लिखा है इसमें, सौदेश्य न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर डी है सुविधाजनक न्यायादर्श, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्तरीकृत न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 209 निम्नलिखित में से कौन से न्यायादर्श हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का सामान्य अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए संभाव्य न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर बी गैर संभाव्य न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर सी कोटा न्यायादर्श, डी कोई नहीं, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए संभाव्य न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 210 इस प्रकार के न्यायादर्श में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। ए संभाव्य न्यायादर्श, बी गैर संभाव्य न्यायादर्श, सी कोटा न्यायादर्श और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी है इसका गैर संभाव्य न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 211 यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ए स्तवक या क्लस्टर न्यायादर्श, ठीक है ना, बी स्तरीकृत न्यायादर्श, सी सुविधाजनक न्यायादर्श और डी है लॉटरी विधि, तो इसमें होता है बी स्तरीकृत न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 212 निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रतिनिधि न्यायादर्श अनिवार्य है। ए सर्वेक्षण विधि और बी प्रयोगात्मक विधि, सी है व्यक्तिगत अध्ययन और डी है नैदानिक अध्ययन, इसका है ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण विधि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 213 निम्नलिखित में कौन सा न्यायादर्श गैर संभाव्य न्यायादर्श के अंतर्गत आता है। यह है स्तवक न्यायादर्श, बी कोटा न्यायादर्श, सी व्यवस्थित न्यायादर्श और डी है स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी कोटा न्यायादर्श। मुझे दोस्तों भी याद आया कि मैंने आपको कल बताया था कि डेलोर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी इसने, ये दी थी 1996 में। डेलोर कमीशन ने यूनेस्को ने इसका गठन किया था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के हेतु, इसमें सुझाव देने हेतु, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो दी थी 1996 में। नेट में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हालांकि संभावना आगे की भी होती है क्योंकि भाई ये क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 जब सांख्यिकी माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो उसे प्राचल कहा जाता है, लेकिन जब माप न्यायादर्श पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है। न्यायादर्श, प्राचल, निष्कर्ष, आंकड़ा या उनमें से कोई नहीं, तो ये होता है आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर 215 है जब कोई शोधकर्ता पूर्ण जनसंख्या में से 100 संभाव्य न्यायादर्श का चयन करता है तो उसे निम्नलिखित में कौन सा न्यायादर्श कहा जाता है। ए कोटा न्यायादर्श, बी सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, सी स्तरीकृत न्यायादर्श और डी है व्यवस्थित न्यायादर्श, तो ये होता है बी सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को लिंग के आधार पर बांटता है, उसके बाद यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वह प्रत्येक समूह से न्यायादर्श का चयन करता है। यह है ऑप्शन नंबर ए स्तरीकृत न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर बी स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि न्यायादर्श, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये होता है ऑप्शन नंबर बी स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श। क्वेश्चन नंबर 217 है किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायादर्श कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए वह यादृच्छिक रूप से लिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी वह कोटा द्वारा तय किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सौदेश्यपूर्ण होना चाहिए, तो इसका उत्तर है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 218 है अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या
ए विजातीय हो, बी अप्राप्य हो, सी सजातीय हो और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा सजातीय हो, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 219 है, यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखो सीमित जनसंख्या की बात चल रही है ना, सीमित की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र न्यायादर्श तकनीक, ऑप्शन नंबर बी है स्वदेशीय न्यायादर्श तकनीक, ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थित न्यायादर्श तकनीक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थित न्यायादर्श तकनीक। क्वेश्चन नंबर 220 है, स्तवक न्यायादर्श का उपयोग तब किया जाता है जब ऑप्शन ए समष्टि यत्र तत्र गठित हो और न्यायादर्श का आकार बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है समष्टि विजातीय हो, ऑप्शन नंबर सी है लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता है और ऑप्शन नंबर डी है दोनों ए और सी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और सी। क्वेश्चन नंबर 221, एक शोधकर्ता अपने समष्टि को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह से एक न्यायाधीश की संख्या निश्चित कर देता है। इस प्रकार के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्तरीकृत न्यायाधीश, ऑप्शन बी कोटा न्यायाधीश, ऑप्शन सी स्तवक न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी कोटा न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 222 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंभाव्य न्यायाधीश है? ए कोटा न्यायाधीश, बी सरल यादृच्छिक न्यायाधीश, सी स्वदेशी न्यायाधीश और डी दोनों ए और सी। तो इसका है दोनों ए और सी, डी ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन करता है और फिर उन 5 स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है तो वह इसके लिए कौन से न्यायाधीश का उपयोग करता है? ऑप्शन ए सरल यादृच्छिक न्यायाधीश, ऑप्शन बी स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश, ऑप्शन सी क्लस्टर यादृच्छिक न्यायाधीश और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी क्लस्टर यादृच्छिक न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 224 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन आंकड़ों के लिए सबसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है जिनको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति के द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था? ऑप्शन ए प्राथमिक डेटा, ऑप्शन बी माध्यमिक डेटा, ऑप्शन सी प्रायोगिक डेटा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक डेटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में कौन सा प्रदत्त संग्रह की विधि नहीं है? ए प्रश्नावली, बी साक्षात्कार, सी टिप्पणी और डी प्रयोग। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 226, ठीक है, तो 226 है। देखिए 226 और 227 ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जस्ट अपोज कर रखा है। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण है? ए व्यवस्थित न्यायाधीश, बी सुविधा न्यायाधीश, सी स्वदेशी न्यायाधीश और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए व्यवस्थित न्यायाधीश। हम कर रहे हैं कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण है ना, विधि का उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 227 हम कह रहे हैं कौन सा इस विधि का उदाहरण नहीं है। पहला व्यवस्थित है, भाई व्यवस्थित वाला तो ऊपर है, फिर है स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश, फिर है सरल यादृच्छिक न्यायाधीश और फिर है प्रयोग से, तो इसका आएगा बी स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश। ठीक है, इसका उत्तर ये था इसका। क्वेश्चन नंबर 228 है, इनमें से एक यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का एक प्रकार है? ए 2 चरण यादृच्छिक न्यायाधीश, बी व्यवस्थित न्यायाधीश, सी सुविधा न्यायाधीश और डी स्वदेशी न्यायाधीश। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 चरण यादृच्छिक न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक न्यायाधीश विधि का उदाहरण है? ए सुविधा न्यायाधीश, बी स्तरीकृत न्यायाधीश, सी सरल यादृच्छिक और डी सत्वक यादृच्छिक। तो इसका पहला है ए सुविधा न्यायाधीश।
क्वेश्चन नंबर 230 है, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायाधीश का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करता है कि जनसंख्या की हर इकाई की न्यायाधीश में चयन की समान संभावना है। बी, भिन्न भिन्न श्रेणियों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। सी, प्रतिवादियों से त्वरित अनुक्रिया। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है, भिन्न भिन्न श्रेणियों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 231 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन है। ए है, दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय। बी है, स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कारण दिशा को दर्शाने का एक सूचकांक। सी है, इस संभावना का एक संकेतक कि एक प्रयोगात्मक निष्कर्ष दूसरे के द्वारा दोहराया जाएगा। और डी है, संभावना को मापने का उपाय कि अवलोकित अंतर कितने संयोग की बात है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, दो चरों के बीच में संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय। क्वेश्चन नंबर 232 है, चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई ये, है ना। चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं। ए है, प्लेसिबो प्रभाव। बी, एक बाहरी कारक। सी है, परिवर्तनशीलता। और डी, कोई नहीं। तो यह है प्लेसिबो प्रभाव। इस क्वेश्चन की बड़ी संभावना है आपकी परीक्षा में आने की। क्वेश्चन नंबर 233 है, क्रॉस अनुभाग या अभिकल्प का क्या अर्थ है। ए है, ग्राहकों के एक विशेष अनुभाग का अध्ययन करना। बी है, किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त अनुसंधान अभिकल्प। सी है, एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना। और डी है, लंबी समय अवधि में दो या दो से अधिक चरों की तुलना करना। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। जल्द ही तो एक क्लास आपकी और लिखाऊंगा आपके सामने में। और हाँ, जब भी ये मेरा ख़त्म हो जाएगा ना ये क्विक रिवीजन, उसके तुरंत बाद में मैं इस जो पेपर को पूरा व्याख्यात्मक रूप से अच्छी तरह समझाकर पूरी कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएँ। टर्म्स बहुत सारी होती हैं, मेरा भरोसा रहा है कि मैं कभी भी ऐसी स्पेशल टर्म्स पर यकीन नहीं करता। जो अगर टर्म्स है तो उसको समझाना किस तरह है, वो होता है कि आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि बच्चे समझ सकें। तो पूरी कोशिश होगी कि जो टर्म्स होंगे, जो पेपर होगा, जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं अक्सर, इसको बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा सकूं।